नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे उस अतीक की माफियागिरी की जो आज मिट्टी में मिल चुकी है। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, उस पर एक न एक दिन कानून का शिकंजा कस ही जाता है। 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था तो अतीक के बारे में और उसके खौफ की कहानियां सैकड़ों बाजार में तैर रही थी, लेकिन वक्त और हालात दोनों बदले और अतीक को अपने कर्मों की सजा मिलने लगी। वैसे तो अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यह पहली बार है कि उसे किसी मुकदमे में सजा मिली है, और वो भी उम्र कैद की। एक वक्त था जब अतीक अहमद के नाम से पूर्वांचल थर्राता था। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन। प्रयागराज से लेकर श्रावस्ती तक अतीक के खौफ के कई किस्से सुनाई देते थे। कहत इनको बाहुबली। लेकिन अब उसी अतीक अहमद के गुनाहों के हिसाब की बारी आई तो तस्वीर बदल गई। न सिर्फ अतीक का खौफ मिट्टी में मिला, बल्कि उसके सामने ही उसको फांसी पर चढ़ाने की आवाज उठने लगी। ऐसा पहली बार था जब अतीक के सामने ही ऐसी आवाज उठ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अतीक किस कदर डरा हुआ था इसे उसकी आवाज बयां कर रही थी। जब साबरमती जेल से उसे प्रयागराज लाया जा रहा था तब पल पल उसे मौत का डर सता रहा था। साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में जितनी बार पुलिस की गाड़ी रुकी तब अतीक कांप उठा। यूपी वापसी के हर पड़ाव पर वो खौफ में दिखा। जब भी गाड़ी रुकती अतीक की धड़कन तेज हो जाती, जब भी ब्रेक लगता उसकी सांस अटक जाती। दहशत फैलाने वाले डॉन की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और 28 मार्च की ऐतिहासिक तारीख को कोर्ट ने उसके 2006 के कर्मों का हिसाब भी कर दिया। अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उसके माफियागिरी का अंत तय हो गया। मिट्टी में तो मिला है, क्योंकि प्रयागराज की जनता के अंदर ये अविश्वास का था कि कभी भी अतीक अहमद के ऊपर सज़ा हो सकती है। और जब सज़ा हो गई तो एक जो सम्राट बन के बैठा हुआ था तो वो एकदम से चकनाचूर होता है। तो मिट्टी में तो मिला है और ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई। पहली बार ऐसा हुआ है जब अतीक को किसी मामले में गंभीर तरीके से और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इससे उन लोगों में जो अतीक से दहशत में रहते थे कि अगर छूट जाएंगे तो क्या होगा, वो जो बिजनेस करने वाले लोग, जो उनके कम्पिटिटर थे, यहाँ बिजनेस पार्टनर थे, जो उनके वो लोग थे, निश्चय थोड़ा सा उनके मन में एक ये तो आया है कि नहीं, अब अतीक को सज़ा हो भी सकती है। आगे बड़ी अदालत भी, छोटी अदालत से सज़ा हुई है, हाई कोर्ट से सज़ा हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट से, तो एक निश्चय ही कुछ न कुछ तो इस पर करारा आघात पहुँचा ही है। अतीक ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कराया था, गवाही से मुकरने का दबाव बनाया था। और जब कोर्ट ने अतीक के कर्मों का पहला हिसाब किया तो पूरे पूर्वांचल में एक नई चमक दिखने लगी। यह अतीक पर कानून का पहला हथौड़ा है जिसने उसके खौफ के साम्राज्य पर पूर्ण विराम लगा दिया है। बीजेपी की सरकार में
जितनी माफियागिरी गुंडागर्दी है चरम सीमा पे है। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने नहीं खड़ा किया। 100 नंबर भी माननीय अखिलेश यादव जी ले आए थे कि अपराधी गुंडे बदमाश को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे पकड़ लिया जाए, कैसे। इनकी सारी बीजेपी की इंटेलिजेंस एलाई फेल है। खाली उनको सजा ही नहीं हुई है, इसके साथ साथ सरकार जो है अतीक के जितनी भी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से वसूली गई या उनके जितने गुर्गे थे, उनके जितने आदमी थे, सरकार उनके ऊपर भी नकेल कस रही है। तो ऐसे में सज़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना लंबा समय बीत जाता है तब सज़ा नहीं होता है तो माफिया साम्राज्य सिकुड़ जाएगा। माफिया के नाम उम्र कैद वाला फरमान जारी हुआ है। गैंगस्टर की उम्मीदों पर पहली बार कानून का बुलडोजर चला है। हालांकि अभी ये सिर्फ अधूरा हिसाब है, क्योंकि अतीक के काले कारनामों का चिट्ठा सैकड़ों हजारों पन्नों में दर्ज है। सरकार को पहले ही करना चाहिए था। ये घटना हो गई, आप जब उमेश पाल की घटना घट गई, दो सिपाही बेचारे उनकी सुरक्षा में जो लगे थे वो जब मार दिए गए, उसके बाद आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि माफिया तो पहले से चिन्हित है। वो ये घटना के बाद से थोड़ी माफिया बना है, वो पहले से चिन्हित है। उसके पहले क्यों नहीं कार्रवाई की सरकार ने? मेरा ये प्रश्न है सरकार से। और निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अतीक अहमद का जो एक खौफ था, जो पिछले 41 सालों में बना था, वो एकदम ख़त्म होने की तरफ था। आप देखते हैं कि उनके अपने साढ़ू के भाई उन्हीं के बच्चों के खिलाफ FIR लिखा देते हैं। जैसा पहले मतलब अतीक के खिलाफ FIR लिखाना मामूली बात नहीं थी, पर उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने गैंग के मेंबर्स उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर रहे थे, ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, उनके बच्चों के खिलाफ FIR लिखा रहे थे। अतीक का आपराधिक साम्राज्य 44 साल पुराना बताया जाता है। उसे जिंदगी में पहली बार कोर्ट से सजा हुई है और ये भी कहा जाने लगा है कि जिस तरह से अतीक के खिलाफ सरकारी अमले ने सक्रियता और इच्छा शक्ति दिखाई, उस हिसाब से अतीक के बुरे दिनों का ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अभी कई और मामले ऐसे हैं जिसमें अतीक का नाम सीधे सीधे दर्ज है। अतीक अहमद से जुड़े 15 गंभीर अपराधों वाले मुकदमों में सुनवाई अब फाइनल स्टेज पर है। इन सभी मामलों में साल भर के अंदर अदालत का फैसला आना लगभग तय है। इनमें से ज्यादातर मुकदमे हत्या, अपहरण और गैंगस्टर से जुड़े हैं। अगर इन मुकदमों में भी ठीक से पैरवी की गई तो साल भर के अंदर माफिया अतीक अहमद को कम से कम आधा दर्जन दूसरे मामलों में भी सजा मिल जाएगी और उसकी जेल से बाहर आने के सभी रास्ते लगभग पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अतीक अहमद के खिलाफ वैसे तो कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें से उसे सिर्फ उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिली, यानी 100 मामले अभी भी हैं जिन मुकदमों में साल भर में फैसले आने की उम्मीद है। इनमें बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस से लेकर भाजपा नेता अशरफ हत्याकांड का नाम शामिल है। देवरिया जेल से कराया गया चर्चित अपहरण कांड भी है। पार्षद नस्सन मर्डर केस और गैंगस्टर से जुड़े हुए 2 मुकदमे शामिल हैं। कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के गुनाहों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसे सजा दिलाए जाने का सिलसिला अब लगातार जारी रहने की उम्मीद है। हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि सभी में सजा मिले। वो अलग चीज़ है कि जैसे जो साक्ष्य आते हैं वैसे जो है पीठासीन अधिकारी जो है उस साक्ष्य के आधार पर सजा या दोष मुक्ति करते हैं। अतीक सिर्फ माफिया या गैंगस्टर ही नहीं, वो बेहद शातिर भी है। यही वजह है कि अगर वक्त रहते इन 15 मुकदमों में ठीक से पैरवी नहीं की गई तो अतीक न सिर्फ इन मामलों में पहले की तरह बाइज्जत बरी होता रहेगा, बल्कि कानून का माखौल उड़ाने में भी कतई नहीं चुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अतीक अब तक बचता रहा, सरकार से लेकर सिस्टम तक से खिलवाड़ करता रहा, लेकिन अब उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। यूं तो अतीक का मामला कोर्ट में है, लेकिन भाजपा सरकार इस मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रही है और जाहिर है कि ये पूरा मामला लोकसभा चुनाव में भी भुनाया जाएगा। हालांकि चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन अतीक समेत उसके पूरे कुनबे पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में
जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, अतीक का नाम इससे भी ज्यादा तेजी से गूंजेगा, क्योंकि मामला भले कोर्ट से जुड़ा हो, फैसला भले अदालत में जिरह और लंबी बहस के बाद आया हो, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा और ज्यादा आक्रामक होगी। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, कानून व्यवस्था प्रदेश की पूरी तरीके से सुधरी है। और ये सबसे बड़ा इशू था, और भी इश्यूज थे, बिजली का था, सड़कों का था, परंतु जिस प्रदेश के अंदर सामान्य जन सुरक्षित न हो, वहाँ कैसे सामान्य जन का भरोसा होगा, लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, यदि उसको भी देखें, उद्योग धंधे कैसे बढ़ेंगे। ये सही है कि अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल, ये तीनों पूरी ताकत देते रहे समय समय पर, और इन्हीं की वजह से अतीक अहमद का साम्राज्य फला फूला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के और उसके सिस्टम की सरकार ने, भारतीय सरकार के सिस्टम ने अतीक अहमद के खिलाफ गंभीर काम किया, और नतीजा ये हुआ कि सजा हुई। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, वकीलों की सैकड़ों दलील और 60 से ज्यादा गवाहों के बयान सुनने के बाद प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन सियासत इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। योगी सरकार पहले भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर रही है, और अतीक की सजा के बाद माहौल और गर्म हो जाएगा। भाजपा कानून व्यवस्था अपनी पहले दुरुस्त कर ले। रोजमर्रा के अखबारों में जो आप देखते हैं कि कितने क्राइम्स हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने बच्चियों को जलाया जा रहा है, कितनी चोरी डकैतियां हो रही हैं, पहले उसको देखें। भूमिका तो तैयार हो गई थी 2007 से 2012 के बीच में, वो तो सजा मिलना उसको समय की बात थी। लेकिन ठीक है, बीजेपी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचारित कर रही है कि हमने दिलवाया, जैसे राम मंदिर को प्रचारित करते हैं, तो ठीक है, इसका लाभ उनको मिल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है देश का, प्रदेश का, ये लाभ उनको जरूर थोड़ा मिल सकता है। उमेश पाल अपहरण केस में अभी कानूनी लड़ाई का सिर्फ एक चैप्टर ही खत्म हुआ है। कानून के रास्ते पर आगे लंबी लड़ाई बाकी है, और जैसे जैसे अतीक की माफियागिरी मिट्टी में मिलती जाएगी, राजनीति में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माएगा। कुछ सवाल विरोधियों पर उठेंगे तो कुछ सवाल विरोधियों की तरफ से भी उठेंगे। अगर 17 से लगातार कानून व्यवस्था फेल्योर रहा है, 17 में रहा, 18 में रहा, 19 में रहा, 20 में रहा, 21 में रहा, 22 में रहा, आपकी डबल इंजन की भी आ गई, तो फिर ये आप पर प्रश्न लगाता है। इस बात की तह में लोगों को जाना चाहिए कि वास्तव में अतीक अहमद को गुजरात की ही जेल में क्यों रखा गया, और इलाहाबाद में उनके सारे कारनामों को कौन अंजाम दे रहा था। देखिए, जो उमेश पाल हत्याकांड हमने देखा, और उसके बाद जो ये अतीक अहमद को हम लोगों ने आजीवन कारावास होते देखा, इन दोनों ही मामलों में दोनों ही तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है। अतीक को सज़ा दिला के वो क्लेम कर सकती है, वो दावा कर सकती है कि साहब 44 साल में पहली बार हमने इतने बड़े माफिया को पूरी तरह कानून के ज़रिए, अदालत के ज़रिए सज़ा दिला दी। अतीक के खिलाफ लोगों में गुस्सा किस कदर भरा है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। जब अतीक को पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया तो कुछ लोग जूते की माला लेकर कोर्ट के बाहर खड़े थे। माफिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा था। अतीक तो साबरमती जेल में सजा काट रहा है, लेकिन यूपी की सियासत नई कहानी लिखने की तैयारी में है। अतीक अहमद अपराध का वो मास्टर है जो हमेशा सामने से वार करता रहा। अपहरण, हत्या और रंगदारी जैसे मामले में सीधे अतीक का नाम आया, लेकिन सिस्टम उसका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब हो चुका है। तय हो चुका है कि अपनी आखिरी सांस तक माफिया अतीक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। कोर्ट के फैसले के साथ ही उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की सजा का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन सियासी गलियों में नई जंग शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। अपराध की दुनिया में अतीक ऐसा नाम है जिसके चर्चे सियासत में खूब होते हैं। इसका कारण है क्योंकि अतीक ने अपराध की हर सीढ़ी सियासत का सहारा लेकर ही चढ़ी है। जिस दिन प्रयागराज में शूट आउट होता है उसके अगले दिन इसका शोर यूपी विधानसभा में सुनाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी और बसपा भाजपा के निशाने पर होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुभते सवालों का जवाब सपाई और बसपाइयों के पास क्या होगा? अतीक अहमद सियासत की वो उपज है जो आतंक बनकर लोगों पर टूट रही थी, क्योंकि जैसे ही प्रयागराज शूटआउट में अतीक का नाम आया इतिहास के पन्ने पलटने लगे। सीएम योगी ने सदन में सबसे पहले समाजवादी पार्टी को घेरा। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। सियासी बयानबाजी एक तरफ और इतिहास में दर्ज कहानी दूसरी तरफ, क्योंकि कहीं न कहीं सियासत ने ही अतीक अहमद को इतना बड़ा बनाया कि वो अपने आगे कानून और सिस्टम को बौना समझने लगा। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से वो निर्दलीय विधायक बना। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बना। 1996 में इसी सीट पर सपा ने अतीक को टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुना गया। 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ा, 5वीं बार विधानसभा पहुंचा। आज अपना दल एस भाजपा के साथ गठबंधन में है। इसके बाद 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से उसने चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। लेकिन 17 से 22 भाजपा की सरकार आती है, 2 साल कोरोना का भी रहता है, कार्रवाई तेज होती है, विवेचना जल्दी होती है और वो कोर्ट में जाकर फिर उस पर कन्विक्शन होता है, सजा भी होती है। तो लोगों को जो ये था कि विश्वास हो गया है कि इन लोगों का जो एक नेक्सस था पॉलिटिकल अतीक अहमद का दोनों पार्टियों से, तो वो सही है और इनके ऊपर ये आरोप अब सिद्ध होता। समाजवादी पार्टी कभी अपराधियों के साथ नहीं रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी अपराधियों को नहीं पसंद किया और आपने देखा होगा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवेदन कराने के लिए जेल से ले आई थी इन्हीं अतीक को जेल से, और जबकि लेट हो रहा था लेट पर्चा दाखिल कराया। कौन सरकार के लोग लगे थे, कौन मंत्री लगे थे, कौन अधिकारी लगे थे? अतीक सियासी सरपरस्ती में बड़ा हुआ वो माफिया है जिसने अपने बाहुबल के दम पर कभी लोगों को धमकाया तो कभी सरकार को झुकाया। अतीक पर से सरकार ने 2001, 2003 और 2004 के दौरान कई मुकदमे वापस लिए। इसमें डकैती के दौरान हत्या, SC/ST एक्ट, बलवा और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा 14 मामलों में गवाह के मुकरने या साक्ष्य न मिलने पर अतीक दोष मुक्त भी हुआ। 6 मुकदमे ऐसे थे जिसमें पुलिस ने जांच के बाद फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी। एक मामले में तो पुलिस ने अतीक की नामजदगी को ही गलत बता दिया, जबकि CBCID ने भी एक मामले की जांच में 1986 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। 1995 में आर्म्स एक्ट के एक मामले में समय सीमा के अंदर पुलिस चार्जशीट नहीं लगा पाई, जिससे अतीक के खिलाफ मामला खुद ही खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इसको अपने आप को अलग नहीं कर पाएगी, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी अब इस मामले को बहुत अपने पक्ष में नहीं ले पाएगी और ना ही बहुजन समाज पार्टी ले पाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में भी और बाहर भी यही कह रही है कि अतीक अहमद को जो है सांसद या विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी ने बनाया। वैसे अतीक अहमद किसी एक दल में रहे नहीं, वो जो है निर्दल भी जीते, अपना दल में भी रहे और भी उनके इतिहास रहे हैं। साथ में होता क्या है कि बहुजन समाज पार्टी ने तो उस पर नकेल कसा,
लेकिन उसकी औरत शाइस्ता परवीन को उन्होंने जो टिकट दे दिया, तो इससे आरोप लग रहा है। 2004 के बाद से माफिया अतीक के बुरे दिन भी शुरू हुए। 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा, लेकिन इसे सियासत ही कहेंगे कि आज अतीक की पत्नी और प्रयागराज शूटआउट की नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन बसपा में है। अतीक को कई सियासी दलों ने सियासी रूप से पाला पोसा। 2012 में जब अतीक जेल में था तो विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल से पर्चा भरा था। अतीक के पास ये गढ़ बचाने का आखिरी मौका था, लेकिन बसपा प्रत्याशी ने उसे हरा दिया और उसकी हार में सपा प्रत्याशी ने अहम भूमिका निभाई। यानी अतीक कभी इधर रहा तो कभी उधर। लगातार सपा, बसपा और तो मैं कहूँ भाजपा, यही लोग सरकार में रहे। हम तो 89 से हैं ही नहीं। लगातार सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही और भाजपा की सरकारें रही हैं। चाहे उसमें मुलायम सिंह जी रहे, मायावती रहीं, कल्याण सिंह जी रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी रहे और लगातार अभी योगी जी हैं। तो भाजपा की सरकार पहले भी थी और बीच में फिर आई और भाजपा। तो ये पूरी तरीके से इन लोगों ने पूरी तरीके से ऐसे लोगों को संरक्षित किया। अतीक अहमद को लेकर समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि सपा ने ही उनको इनकरेज किया, उनको बढ़ाया, उनको माफिया बनाया, और ये आरोप किसी हद तक सही भी हैं। विधायक राजू पाल हत्याकांड जिस तरह हुआ, उसके लिए समाजवादी पार्टी पे पूरा दोष जाता था, लेकिन अब जब उमेश पाल हत्याकांड होता है और पुलिस खुद बताती कि इसका ताना बाना बरेली जेल और साबरमती जेल के अंदर से फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, एप्पल फ़ोन्स के ज़रिए, फेस टाइम पे बात करके हुई, तो फिर कोई भी इसको मान सकता है कि इस हत्याकांड का जो दोष है उससे भारतीय जनता पार्टी अपने को बरी नहीं कर सकती। उम्र कैद की सजा के बाद अतीक पर फिर से सियासत तेज हो गई है। भाजपा जहां सपा को सवालों के बीच खड़ा कर रही तो सपा बसपा का नाम उछाल रही। इस बीच मायावती ने भी अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट किया था, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो MP और MLA आदि भी रहा, तथा अब राजू पाल की पत्नी भी BSP से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। शाइस्ता परवीन दोषी पाई जाती है तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सबकी अपनी अपनी सियासत है और अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा। कोई अतीक को सजा दिलाने का क्रेडिट लेना चाहता है तो कोई दूसरे नामों को गिनाकर अपना कॉलर साफ करना चाहता है, लेकिन जनता है जो सब जानती है और वक्त आने पर जवाब भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार उसके किए का अंजाम भुगत रहा है। अतीक और उसके परिवार के पैरों के नीचे बची खुची सियासी जमीन भी अब खिसक चुकी है। मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से किनारा कर लिया है और प्रयागराज से जो बसपा के टिकट पर उसकी उम्मीदवारी थी, उससे बसपा ने इनकार कर दिया है। मायावती हरगिज नहीं चाहती कि इतने बड़े कानूनी फैसले के बाद भी उनकी सियासत कटघरे में खड़ी हो। हालांकि अभी भी शाइस्ता परवीन को बसपा से नहीं निकाला गया है। प्रयागराज शूटआउट की घटना के बाद अतीक अहमद को उम्र कैद हुई तो उसके परिवार को हर दूसरे दिन नए झटके लगने लगे। अतीक अहमद के परिवार को जो बचा खुचा राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा था, वो भी मिट्टी में मिलता नजर आ रहा। अतीक की बीवी और शूटआउट मामले में फरार आरोपी शाइस्ता परवीन को मायावती ने झटका दिया है। दरअसल प्रयागराज की मेयर सीट से शाइस्ता परवीन का टिकट कट चुका है और बसपा की तरफ से प्रयागराज में मेयर का नया प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। इसकी तारीख 3 अप्रैल तय की गई है। बड़ी अजीब बात है कि मायावती ने उस महिला को टिकट दिया जो अतीक अहमद की पत्नी है, और अतीक अहमद से मायावती स्वयं पीड़ित रही हैं। वो भले ही बाद में दूसरी बातें हो गई, परिस्थितियाँ हो गई। मुस्लिम वोट बैंक का फ़ायदा उठाने के नज़रिए से ही मायावती ने शाइस्ता परवीन को टिकट दिया था, लेकिन अब चूंकि माहौल खिलाफ होता दिख रहा है, माहौल खिलाफ हो भी गया है, ऐसे में मायावती क्या या दूसरी भी पार्टियां शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं देंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही, ऐसी आशंका है। प्रयागराज में शूटआउट 24 फरवरी को हुआ था और 25 फरवरी को ही शाइस्ता परवीन के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ था। तमाम सवाल उठने के बाद मायावती को ट्वीट करके ये कहना पड़ा था कि अगर शाइस्ता परवीन
दोषी साबित होती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अतीक को उम्र कैद की सजा होने के बाद मायावती के सुर बदल गए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो माफिया और डॉन के प्रति कार्रवाई कर रही है, उनको लगता है कि भाई ये सही है, जनता हमसे खुश होगी, तो वो भी इस रास्ते पे चलना शुरू करें। तो मायावती जी ने वही किया है और मेरे को लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को भी मजबूर होना पड़ेगा। ये तो मायावती जी बता सकती हैं कि क्या रिस्क है क्या रिस्क नहीं है, मैं क्या बताऊँ। ये बहन जी ने जो है उस पर आरोप लगते ही, शाइस्ता परवीन पर आरोप लगते उनको पार्टी से नहीं निकाला। इसका एक अच्छा संदेश गया था माइनॉरिटी में कि बहुजन समाज पार्टी साथ खड़ी है। लेकिन बहन जी सोच भी रही हैं कल को पुलिस पकड़ लेगी, कैसे वो प्रचार करेंगी, उनका क्या होगा। ये बसपा का एक अच्छा निर्णय है और सही बात है, रिस्क लेने से वो कतरा रही हैं, ये उनके पार्टी के हित में है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने फरार घोषित किया है। अतीक के परिवार के अधिकतर लोग जेल में बंद है। ऐसे में बसपा के सामने सवाल ये भी था कि शाइस्ता को अगर प्रत्याशी बनाए रखा जाता है तो चुनाव कौन लड़वाएगा और अतीक को सजा होने के बाद प्रचार प्रसार कौन करेगा। जब 5 जनवरी को शाइस्ता परवीन को बसपा ने टिकट दिया था, तब शाइस्ता परवीन ने क्या कहा था वो भी सुनिए। बहुजन समाज पार्टी बहुत कैडर और अनुशासन की पार्टी है, इसीलिए पार्टी अभी भी मजबूत है। मैं भी बहुत जल्द ही अनुशासन सीख जाऊंगी, इसलिए कि हमने कभी अनुशासन जाना ही नहीं। मेरे शौहर निर्दलीय विधायक होते थे, फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। शाइस्ता परवीन का टिकट जहाँ तक अगर बसपा से कट रहा है और मायावती से कट रहा है तो वो उसमें रिस्क वाली बात नहीं है। ये अभी प्रैक्टिकल लेवल पे संभव नहीं दिख रहा है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, उन पर इनाम घोषित है, उनके पोस्टर छपने की बात हो रही है, तो ऐसे में उनका चुनाव लड़ पाना संभव ही है। ऐसा भी नहीं है कि अतीक का या उसके परिवार का सिर्फ सपा या बसपा से ही रिश्ता रहा है, बल्कि प्रयागराज में कुछ स्थानीय भाजपा नेता भी ऐसे सामने आए जो अतीक या उसके गिरोह से रिश्ते में फंसे हैं। हाल ही में एक नया वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में शूटर गुलाम नजर आ रहा। चुभने वाली बात यह है कि गुलाम के साथ भाजपा की पूर्व विधायक नीलम करवरिया भी नजर आ रही हैं। ये वीडियो तब का है जब नीलम करवरिया का जन्मदिन था और शूटर गुलाम भाजपा की नेता को केक खिला रहा था। ये वायरल वीडियो पिछले साल जुलाई के महीने का बताया जा रहा। ये वही शूटर गुलाम है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।